हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, सभी प्रश्नों के जवाब जो है वो आपको ध्यान से देने हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी बनाने में हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो जब फर्मेंटेशन की क्रिया होती है ना, तो वहाँ पर इथाइल एल्कोहल का उत्पादन जो है वो आवश्यक रूप से होता है। ए ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो रक्त का जो थक्का है वो आपका प्लेटलेट्स के कारण होता है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेंसिलिन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद करने के लिए क्या उपस्थित होता है? तो रेटिना में अलग अलग रंगों में विभेद करने के लिए कौन से उपस्थित होते हैं? बी ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इबोला क्या है? तो इबोला जो है एक वायरस है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम वायरस की खोज की थी? तो सबसे पहले वायरस की खोज 1892 में इवानोवेस्की नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इस वायरस का नाम था टोबैको मोज़ैक वायरस, जिसको आप शॉर्ट में TMV के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एटम बम कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं? तो जो आपके एटम बम होते हैं वो आपके नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं। बी ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो यह जो है आपका ओम का नियम है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जैविक ऑक्सीजन मांग को के मानक माप के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपका BOD है ना, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं जल प्रणाली में ऑक्सीजन का स्तर को मापने के लिए हम BOD का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फाइकस बेंगेलिसिस किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? तो फाइकस बेंगेलिसिस की बात करें तो ये बरगद का जो है वैज्ञानिक नाम है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की गतिविधियाँ किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं? तो मस्तिष्क की गतिविधियाँ जो है वो हमारे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी कि EEG के द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। डी ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहो स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? कि जो हमारी मोहो स्केल होती है उससे हम पदार्थ की कठोरता को मेज़र करते हैं। डी ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो वायु प्रदूषण का स्रोत जो है वो आपके ठोस अपशिष्ट नहीं होते हैं। सी ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जीवाणु को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो जो हमारे जीवाणु होते हैं ना, उनको हम प्रोकैरियोटिक जीव की कैटेगरी में रखते हैं। बी ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको यहाँ पर सही स्टेटमेंट बताना है। तो पहले स्टेटमेंट पे चलते हैं, सभी धातुएं तन्य होती हैं, ऐसा कहा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी पे चलते हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते। ऑप्शन सी पे चलते हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो सी ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है? तो बृहस्पति जो ग्रह है ना वो सर्वाधिक तेज घूमने वाला ग्रह है। बी ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, फैराडे किसकी इकाई है? तो जो आपकी फैराडे है ना वो आपकी धारिता की इकाई है।
सी ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले जो आपके गैस सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हम हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? तो आपका जो फ्लोरीन है ना वो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो बात करें एंजाइम की तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, पेप्सिन एक एंजाइम है, रेनिन एक एंजाइम है, लेकिन जो आपका गैस्ट्रिन है ना वो किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गैस्ट्रिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो है वो बायोगैस में मीथेन की मात्रा होती है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल में विलेयता का गुण जो है वो कार्बनिक यौगिकों में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ताम्र यानी कि कापर एवं टिन की जो मिश्र धातु होती है उसको क्या कहते हैं? तो कापर और टिन का जो मिश्र धातु है उसको हम कहते हैं कांसा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो जो ब्रोमीन है ना वो एक अधातु है और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ ले कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो वो आपकी मरकरी और पारा होती है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रख लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आपकी जो सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है ना उसे हम सोल्डर कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, धातुओं को पीट पीट कर पतला बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? तो ये आपका होता है आघातवर्धता का गुण, जिसमें हम धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे कठोर होता है? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में हीरा हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिलिका क्या होती है? बात करें सिलिका की तो सिलिका जो है वो एक प्रकार की उपधातु होती है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो जब हम कॉपर को वायु में जलाते हैं तो वहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अधातु है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन एक अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो कैसे होते हैं? तो जब मैग्नीशियम का दहन करते हैं उसके बाद जो उत्पादक बनते हैं वे सारे उत्पाद आपके क्षारीय होते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेन में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसको हम बड़ी ही आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ए ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर जो है वो भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध होती है? तो जो आपका कॉपर होता है ना वो हमारे यहाँ तार के रूप में उपलब्ध होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना कौन सा होता है? तो जो आपका 22 कैरेट का सोना होता है ना उससे हम जो है ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं। सोने के सबसे शुद्ध रूप की बात करें तो
24 कैरेट का जो सोना होता है वो सबसे शुद्ध होता है और आभूषणों का राजा आपका सोना कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो अधातु की बात करते हैं तो जो आपका सफ़ेद फास्फोरस होता है ना, उसको हम पानी में डुबा कर रखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिल्वर तथा कापर ऊष्मा के क्या होते हैं? तो सिल्वर और कापर जो होते हैं वो ऊष्मा के एक अच्छे चालक होते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को कैरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम कैरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, किस सिंबल से हम सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको पहले बता दिया था कि यदि आपसे धातु पूछे तो आपकी मरकरी यानी कि पारा जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर आपसे अधातु पूछ ले कि ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो ब्रोमीन है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से याद रख लेना है। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जो आपके सौर सेल होते हैं उसको बनाने के लिए हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल बी ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क जो आपका कंट्री है उसे क्या कहा जाता है? तो डेनमार्क को हम पवनों का देश कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मैक्सवेल किसकी इकाई है? बात करें मैक्सवेल की इकाई की तो चुंबकीय प्रवाह जो है वो आपकी मैक्सवेल इसी की इकाई है। सी ऑप्शन हमारा पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा के लिए सबसे विशालतम स्रोत की बात करते हैं तो सूर्य से बढ़कर कोई नहीं। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो उसकी कुल प्रतिरोधकता क्या होती है? तो जब हम प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में लगा देते हैं तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो जो आपकी सौर ऊर्जा होती है ना वो एक प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा होती है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या होता है? तो जब हमें नाभिकीय ऊर्जा हमें नाभिकीय ऊर्जा चाहिए होती है तो वहाँ पर हमें आवश्यकता होती है यूरेनियम की। तो सी ऑप्शन हमारा पर यहाँ पर यूरेनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो शारीरिक कार्य करने के लिए हमें पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके सामने सामान्य विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग सभी प्रकार के रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बाकी आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो में और जो भी इम्प्रूवमेंट आपके लिए की जा सकती हो वो भी आप सुझाव में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, की गई मेहनत आपके लिए अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर आप अमित टेक्निकल स्टडीज सर्च करके वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो कैसा लगा आप जो है अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।